जादुई भेड़। राजू एक गांव में अपनी माँ के साथ रहा करता था। घर चलाने के लिए वो पास की पहाड़ी पर इधर उधर घूमता था और वनस्पतियों में जड़ी बूटियाँ खोजता था। बाद में वो उन वनस्पति और जड़ी बूटियों को किसी वैद्य को बेच दिया करता था। इसी प्रकार उसका घर चलता था। वो अपने साथ हमेशा अपनी भेड़ों को चराने ले जाता था। हमें पैसे की कितनी तंगी है रे। राजू रोज की तरह भेड़ों को लेकर जाता है। राजू देखता है कि एक भेड़ एक संकरे रास्ते की तरफ जा रही है। वो उसे रोकने के लिए आवाज देता है, सबरू, तू कहाँ जा रही है? वापस आओ, वापस आओ, अकेली मत जाओ उधर। सबरू नहीं रुकती और आगे चलती चली जाती है। राजू भी उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी आगे जाकर सबरू गायब हो जाती है। ये सबरू कहाँ चली गई? लगता है ये रास्ता भटक गई है। कहीं दूसरी भेड़ें भी ना खो जाएं। जाकर उनको देखता हूँ। राजू वापस दूसरी भेड़ों के पास चला जाता है। शाम को जब राजू सभी भेड़ों को इकट्ठा करके चलने लगता है, तब वहाँ सबरू भी आकर उनके साथ चलने लगती है। अच्छा है सबरू वापस आ गई, वरना माँ को क्या जवाब देता। राजू अपने घर की ओर जा रहा होता है। उसे रास्ते में संजू मिलता है। राजू, तुम्हारी माँ आई थी काम मांगने। क्या तुम अपना घर भी नहीं चला पा रहे हो? राजू को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो चुपचाप आगे चला जाता है। काश मेरे पास पैसे होते तो मेरी माँ को काम ढूंढने न जाना पड़ता। एक भेड़ बेच दूं तो कुछ पैसे कमा सकता हूँ। माँ को पता भी नहीं चलेगा। कह दूंगा पहाड़ी से आगे निकलकर कहीं खो गई। ये तरीका ठीक है। उस दिन राजू ने एक भेड़ को छिपा दिया और बाद में उसे जाकर बेच दिया और उसी पैसे को लाकर अपनी माँ को दे दिया। माँ बहुत खुश हुई और कुछ ही दिनों में उसने इस तरह कई भेड़ें बेच दी। एक दिन राजू ने सबरू का पीछा किया, ये सोचकर कि वो कहाँ जाती है। उसने देखा कि सबरू एक मोड़ पर मुड़कर खड़ी हो जाती है। वहाँ एक बड़ा सा दरवाजा था। राजू जब वहाँ पहुँचा तो उसने दरवाजे से झांक कर देखा। अरे ये क्या? ये कैसी दुनिया है? इतने सुंदर पेड़ पौधे हैं। तभी सबरू वहाँ आई और कहने लगी, राजू, तुम एक अच्छे इंसान हो। अरे सबरू, तुम बोल सकती हो? हाँ राजू, मैं बोल सकती हूँ। मैं आज तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम सभी भेड़ों को इस तरह भेज दोगे तो मैं तुम्हें उनके बदले सोने का एक बड़ा सा टुकड़ा दूंगी। सोने का टुकड़ा? क्या तुम्हारे पास है सोने का टुकड़ा? दिखाओ मुझे। भेड़ सोने का टुकड़ा दिखाती है। अरे वाह, यह तो बहुत सारा सोना है। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अभी सभी भेड़ों को यहाँ भेजता हूँ और तुम मुझे सोने का टुकड़ा दे देना। राजू ने सोना लेकर सभी भेड़ों को उस दरवाजे के अंदर कर दिया और खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। उस धन से उसने कई भेड़ें खरीदी, नया घर बनवाया और खुशी खुशी रहने लगा। बांस में सोना। एक गांव में मनोज अपनी गैंग के साथ रहता था। वो अपनी गैंग के साथ मिलकर पूरे गांव में चोरी करता था। उसकी चोरी की हरकतों से सारे गांव वाले परेशान थे। वो किसी के भी घर में घुसकर उनका पैसा, सोना, चांदी, जेवरात सभी लूट लिया करता था और वो हमेशा बड़ी ही चालाकी से बचकर भाग निकलता था। आज तक उसको कोई पकड़ नहीं पाया था। एक दिन जब मनोज चोरी करके वापस आया तो उसने बड़े खुश होते हुए अपने साथियों से कहा, अरे वाह, आज तो मजा आ गया भाई। किशोर के घर में तो बहुत माल हाथ लगा है, कई लाखों का होगा ये लो तुम लोग अपना इनाम। उसकी बात सुनकर उसके गुंडे साथी ने कहा, जी उस्ताद, आज तो मजा आ जाएगा, आज तो हम पार्टी करेंगे। अपने साथियों की बात सुनकर मनोज ने कहा, हाँ ठीक है, ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, ये तो अभी थोड़ा ही माल है। मैं सोचता हूँ कल क्यों ना गांव के बैंक में ही डाका डाला जाए, खूब सारा पैसा हाथ आएगा। मनोज की बात सुनकर उसके एक साथी ने कहा, लेकिन उस्ताद, बैंक में तो बहुत सुरक्षा रहती है ना, और इतना सारा पैसा हम कहाँ छुपाएंगे? अगर पकड़े गए तो? अरे तुम फिक्र क्यों करते हो, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि हम डाका भी डालेंगे और पकड़े भी नहीं जाएंगे। उसी गांव में कुमार नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत ईमानदार था और जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचा करता था। उसी शाम मनोज कुमार के पास गया और उसने कुमार से कहा,
अरे भाई कुमार, इधर आओ, बात सुनो। जी जी सरकार, कहिए। अरे भाई कुमार, तो मुझे कुछ लकड़ियाँ चाहिए। जी सरकार, बताइए कितनी लकड़ियाँ, मैं कल घर पहुँचा दूँगा। अरे भाई, घर पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक ट्रक भर के लकड़ियाँ चाहिए, मैं ट्रक अपना ही ले आऊँगा। अरे क्या कहा सरकार, एक ट्रक लकड़ी? हाँ सरकार, मैं इंतज़ाम कर दूँगा, आप कल आ जाइए। अच्छा ठीक है, ये लो एडवांस। मनोज उसे कुछ पैसे एडवांस देकर चला जाता है, लेकिन मनोज के जाने के बाद कुमार सोचता है कि आखिर उसे इतनी लकड़ी की आवश्यकता क्यों है। लेकिन कुमार पैसे लेकर मनोज को एक ट्रक लकड़ी का इंतजाम कर देता है। मनोज ट्रक में लकड़ी भरकर गांव के बाहर खड़ी कर देता है और कुमार वहां पे छुपकर सब कुछ देखने लगता है। उसी शाम को मनोज और उसके साथी गांव के बैंक में डाका डालते हैं और वो सारा पैसा लाकर उसी लकड़ी के ट्रक में छुपा देते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कुमार चोरी चोरी सब देख रहा था। अच्छा तो ये बात है, ये लकड़ी के बहाने पैसा चुराकर भागने वाले हैं, मैं अभी पुलिस को बताता हूँ। कुमार सारी बात जाकर पुलिस को बता देता है और पुलिस सड़क के बाहर नाका लगा देती है। जैसे ही मनोज और उसके साथी लकड़ी वाला ट्रक लेकर आते हैं, तभी पुलिस उन्हें रोक लेती है। अरे रुको रुको, क्या है गाड़ी में? अरे सरकार, लकड़ी है, लकड़ी देख लीजिए। पुलिस वाले जैसे ही पीछे जाकर ट्रक की चेकिंग करते हैं और लकड़ियां उठाते हैं, तो उन्हें वहां पे नीचे पैसे ही पैसे मिलते हैं। मनोज और उसके साथी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। कुमार को इनाम दिया जाता है और उसकी चतुराई की सभी तारीफ करते हैं। आइसक्रीम की खेती। ये कुछ साल पहले की बात थी। कमला और विमला करके दो दोस्त रहा करते थे। विमला के पति बहुत बड़े व्यापारी थे और उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन कमला का पति कुछ साल पहले ही गुजर गए थे। इसीलिए कमला गांव के घरों में छोटी मोटी काम करके उसकी बेटा विनोद का पालन पोषण देखती थी। विमला का एक ही बेटा था, राहुल। वह बहुत घमंडी था। एक दिन राहुल विनोद के पास आया। क्यों रे भिखारी विनोद, क्या कर रहा है इधर? मालूम है मैं आज शहर जा रहा हूँ, मेरे पापा मुझे आइसक्रीम खिला रहे हैं, तू तो यही रह के मूंगफली खाना। हा 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 हा। विनोद राहुल की बातें सुनकर बहुत उदास हो गया, क्योंकि उसको भी आइसक्रीम खाने के लिए बहुत मन करता था। उसने अभी तक एक बार भी आइसक्रीम नहीं खाया, क्योंकि उसकी माँ के पास घर चलाने के लिए ही पैसे नहीं बचते थे। जब विनोद घर पहुंचा, उसके माँ से ऐसा बोला, माँ मुझे कल ही तुम शहर ले जाके आइसक्रीम खिलाना। बेटा तुम तो जानते हो कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं अगले महीने कुछ न कुछ करके शहर लेके जाऊंगा। तुम हर बार यही कहते हो माँ, मैं नाराज हूँ तुमसे, तुम कुछ नहीं करते हो मेरे लिए। ऐसा बोलकर विनोद वहां से चला जाता है, लेकिन कमला को अपना बेटा ऐसा बोलने पर बहुत बुरा लगती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है, भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी अचानक एक वृक्ष देवता प्रकट हो जाते हैं। कमला वृक्ष देवता को देखकर हैरान हो जाती है। बेटी तुम घबराओ मत, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारी दुविधा मैं समझ सकता हूँ बेटी। ये लो, ये जादुई बीज है, इसे तुम अपने घर के सामने ही बो देना। अगले ही दिन तुम्हें एक जादुई आइसक्रीम का पेड़ दिखेगा, फिर तुम विनोद को जितना चाहे उतना आइसक्रीम खिला सकते हो। धन्यवाद प्रभु। जैसा ही वृक्ष देवता ने कहा, कमला उस बीज को अपने घर के सामने ही बो देती है। अगले दिन सुबह जब विनोद उठकर बाहर आया, तो वह उस जादुई आइसक्रीम के पेड़ को देखकर चिल्लाने लगा। उस पेड़ पर तरह तरह के आइसक्रीम थे। विनोद खुशी से पागल हो गया। माँ ये देखो, यहाँ पर एक आइसक्रीम का पेड़ है, जल्दी बाहर आओ। जैसे ही कमला बाहर आई, तो जादुई आइसक्रीम का पेड़ देखकर बहुत खुश हो गई। बच्चे खुशी से पागल हो गए और तरह तरह के आइसक्रीम खाकर मजा लेने लगे। ये सब देखकर वृक्ष देवता फिर से कमला के सामने प्रकट हो जाते हैं। कमला, मैं तुम्हारी अच्छा दिल देखकर प्रसन्न हुआ। तुमने सिर्फ विनोद को ही नहीं, सारे बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए सोची है।
इसीलिए ये लो एक आइसक्रीम का ठेला। ये एक जादुई ठेला है। इससे तुम जितना आइसक्रीम चाहो निकलते ही रहते हैं। इससे तुम अपना व्यापार करना। तब से कमला घरों में काम करना छोड़कर आइसक्रीम का व्यापार करना शुरू कर दिया और अपने बेटे के साथ आराम से जीने लगी।